हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज से हम लोग दो टॉपिक को एक साथ एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वो दो टॉपिक कौन सा है जिसे हम लोग एक साथ एक दूसरे से रिलेट करके आज से शुरू कर रहे हैं। तो पहला है भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दूसरा टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो अब सवाल यह उठता है कि आज से जो हम लोगों का दो टॉपिक एक साथ शुरू हो रहा है, तो यह दोनों टॉपिक कब तक चलेगा? तो यह दोनों टॉपिक हम लोगों का तब तक चलेगा जब तक कि बंगाल के गवर्नर से भारत का वायसराय समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक यह दोनों टॉपिक हम लोगों का एक साथ चलेगा। यह तो हुआ कि कब तक चलेगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होगा और कितना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बात करते हैं कि इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ने से जो हमें सबसे पहला बेनिफिट यह होगा कि हम लोग यह जान पाएंगे कि किस एक्ट के द्वारा, यहाँ जो भी एक्ट है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। और उसके बाद फिर किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। यानी हम लोगों को जो फर्स्ट बेनिफिट जो मिलने वाला है दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ने से, वह यह है कि हम लोग यह जान पाएंगे कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना, और फिर किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। यह तो था पहला बेनिफिट। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो हम लोग यह जान पाएंगे कि किस गवर्नर जनरल एवं किस वायसराय के शासनकाल में कौन कौन से एक्ट पारित हुए, और उस एक्ट के द्वारा उन गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कार्यों पर क्या मतलब कितना असर पड़ा, या हम कह सकते हैं कि उनके शासनकाल के दौरान जो भी एक्ट पारित हुआ उससे उनके कामों पर कितना नियंत्रण रखा गया और कितना उन्हें छूट दिया गया। तो यह हमें फायदा होगी इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ने से। आप मेरा यकीन मानिए कि जब हम लोग इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे एक साथ पढ़कर, तब आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न इस पूरे टॉपिक से नहीं छूटेगा। यह मेरा आपसे वादा है। एक बार इस टॉपिक को समाप्त होने दीजिए और आप खुद देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा यहाँ से, और पढ़ना भी आसान होगा। क्योंकि आप कई सारे किताबों में देखते होंगे कि मान लीजिए कि भारत के संवैधानिक इतिहास को अलग रख दिया जाता है, फिर गवर्नर जनरल वायसराय को जो है अलग रख दिया जाता है। लेकिन जब तक आप एक दूसरे को रिलेट नहीं कीजिएगा तब तक आपके मन में कंफ्यूजन बना ही रहेगा। तो अब तक हम लोग बात किए कि किन दो टॉपिक को आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक साथ। दूसरा बात किए हम लोग कि यह दोनों टॉपिक हम लोगों का कब तक चलेगा, और तीसरा जो बात किए हैं कि इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ने से हमें क्या क्या फायदा होगा। तो चलिए इन सब बातों को जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, यह किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक का है। तो बात करते हैं कि जब भारत में
1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुआ, या फिर कह सकते हैं कि जब 1757 ईस्वी में भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो गया, तब से लेकर 1947 में जब अंग्रेजों ने हमारे भारत को आज़ाद किया, तो इसका मतलब 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो भारत का इतिहास है, और इस दौरान भारत पर शासन करने के लिए जो जो एक्ट या फिर जो जो चार्टर एक्ट को पारित किया गया, उसे भारत के संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत का जो संवैधानिक इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कब से कब तक, तो 1757 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने से लेकर 1947 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा हमारे भारत को मुक्त करने तक का जो संवैधानिक इतिहास है, उसे ही हम लोग पढ़ेंगे। यह भी बात जान लिए। अब बात करते हैं कि भारत के संवैधानिक इतिहास को हम लोग दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला भाग है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत था, अर्थात 1757 से 1858 ईस्वी तक। और दूसरा जो इस संवैधानिक इतिहास का जो भाग है वह है कि जब ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो भारत था, अर्थात 1858 से 1947 ईस्वी तक। तो भारत के संवैधानिक इतिहास को हम लोग इसी दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले हेडिंग की। यह जो पहला हेडिंग है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जब भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, और भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, तो 1757 से 1858 ईस्वी तक रहा। और दूसरा जो बात करते हैं कि यह जो हेडिंग है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, कहने का मतलब यह हुआ कि जब भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश सम्राट या फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, और वो कब से कब तक रहा, तो वो 1858 से 1947 ईस्वी तक रहा। तो यह तो हम लोग समझ लिए कि भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि जब भारत पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, तब तक ब्रिटेन की संसद ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न एक्ट अथवा विभिन्न चार्टर एक्ट या फिर जिसे चार्टर अधिनियम कहते हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, तब तक ब्रिटेन की संसद ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न एक्ट अथवा विभिन्न चार्टर एक्ट जारी करके कंपनी के या कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया था। और वो कब से कब तक, तो 1757 से 1858 ईस्वी तक, चूंकि भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और इस दौरान इस कंपनी के शासन पर जो नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटेन की संसद ने अलग अलग अवसरों पर अलग अलग एक्ट, अलग अलग चार्टर एक्ट बनाकर इन पर नियंत्रण रखा गया। और इस दौरान जो भी एक्ट जारी किया गया था वो यह है। लेकिन फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने या फिर ब्रिटिश सरकार ने
भारत के शासन को स्वयं अपने हाथों में ले लिया, तब भी भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून को उन लोगों ने बनाया, ब्रिटेन की संसद ने बनाया। और वह जो काल था 1858 से 1947 ईस्वी तक का, जब भारत के शासन पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार था। और इस दौरान ये सभी एक्ट जारी किए गए थे। तो आइए बात करते हैं कि जब भारत पर कंपनी का शासन था तब कौन कौन से एक्ट जारी किए गए। आज यह चार्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, तो देखते हैं वह कौन कौन से एक्ट जारी किए गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद फिर 1786 का एक्ट या 1786 का अधिनियम, फिर 1793 का चार्टर एक्ट या फिर चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है। चार्टर का मतलब आदेश पत्र। तो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और उसके बाद फिर कौन सा पारित हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद फिर 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। यानी इन चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटेन की संसद ने इसे जारी किया। किस लिए? तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश क्राउन ने खुद भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, तब कौन कौन से जो है एक्ट पारित किए गए, कौन कौन से कानून लाए गए, तो आइए बात करते हैं। वह है सबसे पहला कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एवं 1919 का भारत सरकार अधिनियम, फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव एवं 1946 का कैबिनेट मिशन, और फिर 1947 का माउंटबेटन योजना। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम लोगों का बंगाल के गवर्नर से भारत का वायसराय समाप्त हो जाएगा, तब हम लोगों का यह एक्ट भी उसके साथ साथ समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो आज चार्ट दिया जा रहा है, इसे अभी डिटेल से नहीं बताया जाएगा। जब हम लोगों का यह टॉपिक चलता जाएगा, तो यह जो चार्ट है, यह जो एक्ट है जो यहाँ पर दिया गया है, इन सभी एक्ट के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। और किस गवर्नर जनरल एवं किस वायसराय के काल में यह एक्ट जारी हुआ था, उसी दौरान जो है हम लोग इन एक्टों के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको दिया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, यह आपके पास दिया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि हमें कैसे पढ़ना है, ताकि यह जो आधुनिक भारत का जो इतना बड़ा कंटेंट है, इसे हम लोग कैसे आसानी से एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इसे अच्छे से संक्षेप करके और आसानी से समझ पाएं, ताकि हमारा एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। आज का यही चार्ट है। तो यहां तो हम लोग देख लिए कि यह चार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह जो भारत का जो संवैधानिक इतिहास जो शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यह जो भारत का संवैधानिक इतिहास शुरू हुआ, वह 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने से भारत का संवैधानिक इतिहास शुरू हुआ। तो अब कहिएगा कैसे? तो आइए इसी बातों को जानते हैं कि कैसे हुआ भारत का संवैधानिक इतिहास की शुरुआत। 1600 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। तो बात करते हैं, ऐसे हम लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि जब हम लोग पढ़े थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन जब पढ़े थे, तो वहाँ पर हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज एक शॉर्ट फॉर्म में इसे पढ़ते हैं ताकि रिलेट करना जरूरी है। तो बात करते हैं कि सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में कुछ व्यापारियों ने मिलकर
लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उस समिति ने विचार किया था कि भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए सामुद्रिक मार्ग के द्वारा, और तब जाकर उन लोगों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ही 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। उसके बाद फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की मौजूदा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस दिन एक आदेश पत्र जारी किया जिसे 1600 का चार्टर अधिनियम कहा जाता है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आदेश पत्र जारी करके उस कंपनी को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। किस अधिनियम के द्वारा, किस आदेश पत्र के द्वारा? तो वह 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। यह पूरे दिनांक के साथ कब जारी किया गया था? तो वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने किया था? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। तो जब आदेश पत्र जारी कर दिया गया, 15 वर्ष तक का अधिकार दे दिया गया व्यापार करने के लिए, तब बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुल कितने साझेदार थे? तो कुल 217 साझेदार थे, यानी यह एक साझेदार कंपनी थी। और दूसरा जो साझेदार कंपनी थी वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इनकी जो कुल साझेदार थी कितनी थी? 217। और इस कंपनी की कुल पूंजी कितनी थी, कुल लागत कितनी थी? तो वह थी 30,133 पाउंड थी। अब फिर बात करते हैं कि जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उसका संचालन करने के लिए एक निदेशक मंडल या फिर जिसे इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, तो एक निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है गठन किया गया। किसके लिए? तो उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए, उसे चलाने के लिए। और उस निदेशक मंडल के कुल 26 सदस्य थे, जिनमें से एक निदेशक, एक महानिदेशक और उनके अलावा 24 अन्य सदस्य थे। मतलब यह जो कुल 26 थे, इसका जो बंटवारा होगा 1+1+24, यानी एक निदेशक, एक महानिदेशक और 24 अन्य सदस्य थे इस निदेशक मंडल के अंतर्गत। और ये लोग ही इस कंपनी को संचालित करते थे इंग्लैंड से। यह तो था उसका प्रारंभिक इतिहास। अब बात करते हैं कि जब कंपनी को चलाने के लिए निदेशक मंडल का गठन कर दिया गया, तब भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहां पर और कब खोली थी? तो 1613 ईस्वी में सूरत में जो है इन लोगों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री को खोला था। और उसके बाद फिर 1639 से 1698 ईस्वी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। यानी इस दौरान जो है इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना किया। कहाँ कहाँ? तो एक मद्रास, दूसरा बंबई और तीसरा कलकत्ता। जब इस दौरान ये तीनों प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, तब इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर को नियुक्त किया गया। ध्यान रहे कि सिर्फ इस प्रेसिडेंसी के लिए जो है एक एक गवर्नर को नियुक्त किया गया था। और ये तीनों जो प्रेसिडेंसी थे ये एक दूसरे से स्वतंत्र थे। किसी भी एक प्रेसिडेंसी का जो है दूसरे प्रेसिडेंसी पर जो है अधिकार नहीं था। और जब इस प्रेसिडेंसी के
एक एक गवर्नर को नियुक्त किया गया, तब जो है उस समय उस गवर्नर एवं उनके परिषद को जो है अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था इस निदेशक मंडल के द्वारा। लेकिन फिर 1726 ईस्वी का एक चार्टर अधिनियम आया, एक आदेश पत्र जारी किया गया और इस आदेश पत्र के द्वारा अब विधि अर्थात कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई? तो इस तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर तथा उनकी परिषद को, यानी गवर्नर को मदद करने के लिए जो परिषद का गठन किया गया था, तो इसी 1726 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा इन तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर एवं उनके परिषद को जो है अब अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए विधि या फिर जिसे कानून कहते हैं, तो अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो किस एक्ट के द्वारा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा? तो वह 1726 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो अब सवाल यह उठता है कि जब 1726 ईस्वी में इन तीनों के जो है गवर्नर को जो है यह अधिकार प्रदान किया गया, तो 1726 ईस्वी से पहले तक यानी इस तीनों प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? तो वह अधिकार निदेशक मंडल के पास था। लेकिन 1726 ईस्वी में अब निदेशक मंडल ने अपने अपने प्रेसिडेंसी बनाने के लिए जो है इनके गवर्नर एवं इनके परिषद को जो है यह अधिकार प्रदान कर दिया। लेकिन अभी भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना नहीं हुई थी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव नहीं रखी गई थी, अभी भी नहीं रखी गई थी। तो कब रखी गई, कब स्थापना हुई? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई वह सर्वप्रथम बंगाल में हुई। किस युद्ध के बाद? तो प्लासी युद्ध के बाद। 23 जून 1757 ईस्वी को जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो उसी युद्ध के बाद जो है भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। और कहां पर? भारत में भी कहां पर? तो वह बंगाल में हुई थी, क्योंकि यह प्लासी जगह कहां पड़ता है? तो वह बंगाल में पड़ता है। और प्लासी युद्ध में जो है अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और दूसरे तरफ कौन थे? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इन दोनों के बीच यह युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुए थे एवं बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी युद्ध के बाद से, यानी इसी युद्ध ने भारत में सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की, जिसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। और जब यह प्लासी युद्ध हुआ था और जिस समय बंगाल में, यानी भारत के बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी नींव रखी गई, तब उस समय यह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के या फिर फोर्ट विलियम के गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो है इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी या फिर फोर्ट विलियम के गवर्नर कौन थे? तो वो रोजर ड्रेक थे। यह बात ध्यान रहे कि सिर्फ ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ना कि पूरे बंगाल के गवर्नर थे। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब प्लासी युद्ध के समय, प्लासी युद्ध होने के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई, तो उस समय कलकत्ता के प्रेसिडेंसी, कलकत्ता के जो है गवर्नर कौन थे? तो वो रोजर ड्रेक थे। लेकिन कलकत्ता का प्रेसिडेंसी होने का मतलब वह पूरे बंगाल का प्रेसिडेंसी नहीं होना, सिर्फ एक कलकत्ता क्षेत्र का होना। और तब जाकर, चूंकि प्लासी युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रॉबर्ट क्लाइव ने निभाया था, और इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने से सर्वप्रथम भारत में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। और बंगाल का जब गवर्नर नियुक्त किया गया तो पहला बंगाल का गवर्नर कौन हुआ? तो वह रॉबर्ट क्लाइव हुआ। तो यह तो है कि 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद जो है भारत के बंगाल में जो है ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई और पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना? तो वह रॉबर्ट क्लाइव बना। अब बात करते हैं कि जब 1757 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना, तब किस एक्ट के द्वारा
इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वह है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अभी सिर्फ आप चार्ट को देखिए, फिर हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 1833 के चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम के द्वारा इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और फिर 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम आया और इस अधिनियम के द्वारा जो है अब भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया एवं भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बनाया गया। तो आज हम लोगों का यही चार्ट था। कल से हम लोगों का बंगाल का गवर्नर शुरू होगा, फिर उसी के अंतर्गत हम लोग फिर जो भी जो है एक्ट आएगा उसे भी पढ़ते जाएंगे। उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और फिर भारत का गवर्नर जनरल और फिर भारत का वायसराय पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।